नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक अनोखी ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर। यह है एक ऐसी दास्तां जहाँ किस्मत के खेल और एक पुराने श्राप ने दो अजनबियों की जिंदगी को एक दर्दनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। ये कहानी है एक ऐसी पत्नी की जिसे चुना गया था किसी और की जिंदगी बचाने के लिए, पर उसे क्या पता था कि जिस लाल धागे ने उसे अपने जीवन साथी से बांधा है वही उसकी मौत का रास्ता भी बनेगा। चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को, जहाँ नफरत, धोखा और जुनून की एक अनोखी दास्तान छुपी है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर शाओ जेन से, जो ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बेहद पावरफुल लीडर है। जेन एक मंदिर में अपनी आने वाली शादीशुदा जिंदगी के लिए आशीर्वाद लेने आता है। दरअसल ये शादी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने एहसान को चुकाने के लिए थी। जिस लड़की मिमी ने बचपन में जेन की जान बचाई थी, वो बस उसका कर्ज उतारने के लिए उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वहाँ का पुजारी उसे एक खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि जेन की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। उसके हाथों उसकी पत्नी और बच्चे की मौत लिखी है। इस श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जेन को पहले किसी और लड़की से शादी करनी होगी और फिर उस लड़की और उसके होने वाले बच्चे की बलि देनी होगी। तभी उसके सिर से यह श्राप उतरेगा और वो अपनी पसंद की लड़की मिमी से दूसरी शादी कर पाएगा। जेन अपनी मंजिल पाने के लिए तुरंत इस खूनी खेल के लिए मान जाता है। पुजारी जेन के हाथ में एक लाल धागा बांध देता है ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके जिसे किस्मत ने उसकी पहली पत्नी के तौर पर चुना है। पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि मिस्टर जेन एक लाल धागे वाली लड़की की तलाश में है। इस लालच में शहर की कई लड़कियां खुद ही अपने हाथों में लाल धागा बांध लेती हैं। तभी एक दिन जेन की कार एक लड़की से टकरा जाती है। ड्राइवर चिल्लाता है, ए लड़की, देखकर नहीं चल सकती क्या? वह लड़की थी वानसू, एक मासूम मेडिकल स्टूडेंट जो अपने एग्जाम्स के लिए जा रही थी। वानसू घबराकर माफी मांगती है, लेकिन उसके पास कार के नुकसान की भरपाई के लिए पैसे नहीं थे। वह अपना नाम और नंबर लिखने लगती है, इस बात से अनजान कि उसे चोट लगी थी। तभी जेन की नजर वानसू के हाथ से बहते खून पर गई। उसने अपनी उंगली में फंसे लाल धागे को देखा और फौरन समझ गया कि यही वो लड़की है जिसे किस्मत ने उसकी पहली पत्नी के तौर पर चुना है। जब वानसू जाने लगी तो जेन ने भारी आवाज में कहा, कार में बैठो, कॉलेज ड्रॉप मैं कर देता हूँ। कार में वानसू अपने हाथ पर दवाई लगाते हुए जेन को थैंक यू बोल ही रही थी कि तभी जेन का असिस्टेंट वानसू के जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी निकालकर जेन को दे देता है। वानसू एक अनाथ लड़की थी जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब वो अपनी बूढ़ी और अंधी दादी के साथ रहती थी। वानसू घबराकर पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? आखिर आप है कौन? वह डर के मारे चिल्लाई, कारी रोको, अभी के अभी। कारी रुकी तो सही, पर कॉलेज के सामने नहीं, बल्कि सीधे मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस के सामने। जेन ने ठंडी आवाज में कहा, एग्जाम स्टार्ट होने में अब भी 20 मिनट बाकी हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए इतना वक्त काफी रहेगा। वानसू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाई, आप जो कोई भी है मिस्टर, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपको जानती तक नहीं, भला मैं आपसे शादी क्यों करूं? तभी जेन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, धीरे धीरे सब जान जाओगी, पर सबसे पहले ये बात दिमाग में डाल लो कि आज तुम शाओ जेन की कानूनी रूप से पत्नी बनने जा रही हो। वानसू तब भी शांत नहीं होती और पलटकर झेन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। झेन शांत रहता है और अपने ड्राइवर को ऑर्डर देता है, गाड़ी स्टार्ट करो। वो वानसू को उसकी दादी के पास ले जाता है, जो रास्ते पर ठेला लगाकर कैंडीज बेच रही थी। वानसू घबराकर पूछती है, तुम मेरी दादी के साथ क्या करने वाले हो? और फिर झेन अपनी बंदूक निकालकर सीधे उस अंधी दादी पर तान देता है। बेचारी दादी देख नहीं सकती थी। आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई कस्टमर आया है। झेन दादी से पूछता है, दादी जी, आप इस उम्र में भी काम क्यों कर रही हैं? दादी बड़ी सादगी से बोली, मेरी पोती परीक्षा लेकर डॉक्टर बनना चाहती है। बस उसकी कॉलेज की फीस जमा हो जाए और वो अपना सपना पूरा कर सके। मैं बस यही चाहती हूँ बेटा। यह सुनकर वानसू की आंखों में आंसू आ गए। झेन ही इशारों में आखिरी मौका देता है, सोच लो तुम्हें कौन सी चीज ज्यादा प्यारी है, अपनी आजादी या अपनी दादी की जिंदगी? अपनी दादी को बचाने के लिए वानसू बेबसी में झेन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। झेन एक बार फिर उसी रहस्यमयी मंदिर में कदम रखता है जहाँ उसे आत्मा के दिए का एक गहरा राज बताया गया था। ये दिए कोई मामूली दिए नहीं, बल्कि उसकी पहली पत्नी की 3 जिंदगियों की निशानी थे। नियम बड़ा साफ था, पहला दिया शादी की पहली रात के बाद बुझाना था, दूसरा उसके माँ बनने की खबर मिलने पर, और तीसरा तब जब प्रेगनेंसी को 7 महीने पूरे हो जाएं। जेन उसी रात पहला दिया बुझाने का फैसला कर लेता है। जैन जब अपने मेंशन लौटा तो असिस्टेंट ने उसे जानकारी दी कि वानसू और उसकी दादी विला में अच्छी तरह सेटल हो गए हैं। दादी के इलाज के लिए बड़े डॉक्टर्स से बात भी हो चुकी है, पर असिस्टेंट ने झिझकते हुए कहा, लेकिन बॉस, मैडम वानसू ने आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया है और वो कुछ खा भी नहीं रही हैं। जैन जैसे ही कमरे के अंदर आया, वानसू ने उसकी पीठ पर बंदूक तान दी और गरज कर बोली, अगर चालाकी करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगी। अब सच सच बताओ, तुमने मुझसे शादी क्यों की? जेन उसकी बहादुरी देख मुस्कुराया और बोला,
तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझ पर बंदूक तानने की हिम्मत की है। अफसोस, तुम्हें इसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए था, वाइफी। वांसू ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया और कहा, मुझे और मेरी दादी को अभी इसी वक्त आजाद करो। पर जेन ने एक झटके में उसे बिस्तर की ओर धकेल दिया। वांसू चिल्लाई, खबरदार, अगर तुम पास भी आए तो मैं शूट कर दूंगी। जेन उसकी आंखों में देख बोला, मेरे प्लान्स तो आज जेंटल रहने के थे, पर लगता है तुम्हें ये पसंद नहीं। वांसू ने तभी ट्रिगर दबाया, पर बंदूक खाली थी। जेन ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो तुम अपने हस्बैंड को समझ ही चुकी होगी कि इस भूल की सजा अब तुम्हें भुगतनी ही होगी। आखिरकार आज हमारी वेडिंग नाइट जो है। उसने वांसू को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करने लगा। वो काली रात वांसू की जिंदगी में प्यार का एहसास बनकर नहीं, बल्कि उसकी मौत का पहला आगाज बनकर आई थी। बाद में पुजारी ने जेन को फोन करके आगाह किया, याद रहे जेन, पहली शर्त पूरी हो चुकी है। जैसे ही तुम आज पहला दिया बुझाओगे, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। बाहर वांसू रोते हुए अपने घुटनों पर दवाई लगा रही थी। जेन जब बाहर आया तो उसे रोता देख उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो खुद दवा लगाने आगे बढ़ा, पर वांसू ने उसे रोकते हुए कहा, मैं खुद कर लूंगी। जेन ने उसे डांटकर बिठाया और खुद उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। उसने वांसू से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, पर आई एम सॉरी, तुम्हें जितना कम पता होगा उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। उसने कुछ क्रेडिट कार्ड्स आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हें बस अपनी वाइफ की ड्यूटीज पूरी करनी होंगी, बाकी तुम जो चाहो वो कर सकती हो। वांसू ने उसे ठुकराते हुए कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहला, मेरी दादी को लेकर आप फिर कभी मुझे ब्लैकमेल नहीं करेंगे। जेन ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हारी दादी अब आराम की जिंदगी जी रही हैं वांसू। मैंने उनके लिए दुनिया के बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम किया है। वांसू शॉक्ड रह गई। उसकी दूसरी शर्त थी कि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती है। जेन ने उसके सपनों के बारे में पूछा तो वांसू ने दूरी बनाते हुए कहा, वो आपको जानने की जरूरत नहीं, हम इतने क्लोज भी नहीं हैं। जेन ने हंसकर पूछा, तो क्या हम एक नॉर्मल कपल की तरह बात भी नहीं कर सकते? वांसू खामोश रही तो वो उसके करीब आकर बोला, ठीक है, अगर बात नहीं तो कुछ और तो कर सकते हैं, आखिर हमारी वेडिंग नाइट है। वांसू घबराकर पीछे हटी और अपने उन सारे सपनों के बारे में बताने लगी जो वो पूरा करना चाहती थी। जैन उसे देखता रहा, पर उसका दिल भारी हो गया क्योंकि उसे पता था कि ये सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अगले दिन जेन मंदिर पहुंचा। वो आत्मा का पहला दिया बुझाने ही वाला था कि वांसू का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। तभी मिमी वहां आई और बोली, क्या हुआ जेन, कहीं तुम्हें उस लड़की से एक ही दिन में प्यार तो नहीं हो गया? तभी जेन की नजर उस हेयर क्लिप पर पड़ी जो 10 साल पहले एक अनजान लड़की उसके लिए छोड़ गई थी। जेन ने खुद को संभालते हुए कहा, हरगिज नहीं, तुम जानती हो ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है तुम्हारे लिए। और उसने पहला दिया बुझा दिया। उसी पल दूर घर में वांसू के सीने में एक तीखा दर्द उठा जिसने उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। बाद में वांसू अपनी दादी से मिलने गई। दादी की वैसी देखभाल देख वो सोचने लगी, क्या मैंने वाकई उन्हें समझने में भूल की? माना उन्होंने जबरदस्ती की, पर वो मेरा और दादी का कितना ख्याल रख रहे हैं। तभी मेड ने उसे झेन के अतीत के बारे में बताया कि बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी और लोग उसे शापित मानकर मंदिर में छोड़ गए थे। मेड बोली, साहब इतने बुरे नहीं है मैडम, बस वो बहुत अकेले हैं। दादी ने भी वांसू को समझाया, वो तेरी इतनी केयर करता है तो तुझे भी सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरी भी उम्र हो रही है, मरने से पहले परपोते को गोद में खिलाना चाहती हूँ। देखते देखते 6 महीने बीत गए। वांसू अपनी डायरी लिख रही थी जब जेन ने उसे सरप्राइज दिया, उसके ड्रीम कॉलेज का एडमिशन लेटर, जहाँ वो जानती थी कि सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पाकर उसे एडमिशन नहीं मिली होगी। जरूर जेन का हाथ था इसके पीछे। उसने तब अचानक पूछा, मिस्टर जेन, क्या आपको बच्चे पसंद है? जेन उसके इस सवाल से शॉक्ड रह जाता है। जेन ने जिंदगी में प्यार नहीं, सिर्फ अकेलापन देखा था। वांसू यही अकेलापन दूर करने के लिए उन्हें एक बच्चा देना चाहती थी, ताकि उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस ना हो। पर जेन की चुप्पी का वो ये मतलब निकाल लेती है कि शायद उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं। तभी जेन बोला, अभी, मुझे अभी बच्चा चाहिए। वो उसे टेबल पर बिठाकर किस करने लगा, तो वांसू उन्हें रोकती है। वो तो फ्यूचर की बात कर रही थी, जब उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब। पर जेन उसकी एक नहीं सुनता और किस करते हुए अंदर ले जाता है। रात को उसका अतीत उसकी नींद तोड़ देता। वांसू ने उन्हें देख पूछा, आप ठीक तो हैं जेन? जेन को तो अब नींद आने से रही। तब वांसू उन्हें एक इत्र की थैली देती है। कहती है, इसकी खुशबू से नींद अच्छी आती है, मन रिलैक्स होता है और बुरे सपने भी नहीं आते। उसकी खुशबू से वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यह उसी मंदिर के पैरों के फूलों की थी जहां वो बचपन में जाया करता था। बातों ही बातों में वो अपने बचपन के उस दर्दनाक दौर के बारे में वांसू से शेयर करता है। वांसू बोली, डोंट वरी जेन, अब आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, मैं हूं ना, और हमारा आने वाला बच्चा भी।
जेन तब उसे गले से लगा लेता है। झूठा ही सही, वो इस पल को थोड़ी देर और जीना चाहता था। अगली सुबह जेन ने फोन पर अपने आदमी को 2 बेशकीमती वेडिंग रिंग्स तैयार करने का ऑर्डर दिया। उधर मैंशन में मेड वांसू के लिए सूप लेकर आई और प्यार से बोली, मैडम, साहब कह रहे थे कि कल आप बहुत थक गई थीं, इसलिए यह खास सूप और दवाइयाँ आपके और आने वाले नन्हे मेहमान के लिए उन्होंने खुद तैयार करवाई हैं। जेन अब बदल रहा था। उसने अपनी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त वांसू के साथ बिता सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वांसू को उसकी एक पुरानी दोस्त का मैसेज आता है कि आज ग्रेजुएशन पार्टी है और उसे आना ही होगा। जैन इस बात से काफी नाराज था। उसने वांसू से कहा, वहां मत जाओ वांसू, वो लोग दोस्त नहीं बुलीज हैं जो बचपन में तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। पर वांसू अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती थी। वो बोली, मैं बस अपना डिप्लोमा लूंगी और फौरन घर आ जाऊंगी जेन, प्रॉमिस। जेन ने उसे जाने तो दिया, पर अपने असिस्टेंट को वहां की लाइव फुटेज और कम दिया। वहां का नजारा देख जेन का खून खौल उठा। उन सो कॉल्ड दोस्तों ने वांसू का सर्टिफिकेट फाड़ दिया और उसे धक्के देने लगे। हाथापाई में वांसू के बैग से प्रेगनेंसी की दवाइयां नीचे गिर गईं। सब हंसने लगे। अरे, गरीबी दूर करने के लिए किसी बूढ़े से शादी कर ली क्या? या अमीर बाप के बेटे को फंसाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो? वांसू रोते हुए चिल्लाई, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ कहा। अगर उन्हें पता चला तो वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक लड़के ने वांसू के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वांसू ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, पर वो अकेली उन भेड़ियों के बीच घिर चुकी थी। इससे पहले कि वो वांसू को हाथ भी लगा पाते, झेन अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। जो लोग वांसू को गालियां दे रहे थे, वो झेन को देखते ही उसकी चापलूसी करने लगे। झेन की आंखों में अंगारे थे। उसने उस लड़के को मजबूर किया कि वो फर्श पर गिरी हुई सारी दवाइयां अपने मुंह में डाले। तभी सीसी नाम की एक लड़की झेन से फ्लर्ट करने लगी, पर झेन ने एक पल में उसकी फैमिली की सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर दी। बाकी लड़कियां डर के मारे कांप रही थीं। वो वांसू से बोली, ए वांसू, खरी क्या है? साहब को वाइन सर्व कर, कहीं हमारी शामत ना आ जाए। वांसू जैसे ही वाइन देने आगे बढ़ी, जेन ने उसका हाथ थाम लिया और भरी महफिल में कहा, क्या तुम भूल रहे हो कि हम एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं? ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर निकलते ही जेन वांसू पर बरस पड़ा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पर वांसू नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं, बल्कि खुद जेन था। कार में जेन ने वो अंगूठियां निकाली। वांसू ने धीरे से कहा, झेन, हमारी शादी तो बस एक समझौता थी, कस्में और वादे तो अब भी बाकी हैं। जेन मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ? हम अपनी वेडिंग वाउज अभी ले लेते हैं। कार में ही उन्होंने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और साथ जीने मरने का वादा किया। जैन के मन में बस एक ही डर था, क्या मैं इस वादे को निभा पाऊंगा? जल्द ही खबर आई कि वांसू सच में प्रेग्नेंट है। उसने फौरन जेन को रिपोर्ट भेजी। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसे बहुत ख्याल रखना होगा। जेन खुश तो था, पर उसका दिल बैठा जा रहा था क्योंकि पुजारी ने फरमान सुना दिया था, मिस्र जेन, अब दूसरा दिया बुझाने का वक्त आ गया है। उसी दिन वांसू अपने होने वाले बच्चे की लंबी उम्र और सलामती की दुआ करने मंदिर पहुंची। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को दहला दिया। जैसे ही उसने प्रार्थना के लिए अगरबत्ती जलाई, वो अचानक बुझ गई। पंडित जी यह देखकर सहम गए और बोले, बेटी, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लगता है आने वाले महीने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। जब उन्होंने वांसू और उसके पति की जन्म तिथि का मिलान किया, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने वांसू को चेतावनी दी, तुम्हारी जिंदगी पर जो खतरा मंडरा रहा है, वो किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने पति से जुड़ा है। मेरी मानो तो उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, वरना इस अनहोनी को कोई नहीं टाल पाएगा। वांसू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वह उलझन में मंदिर से बाहर निकली ही थी कि उसे सामने झेन का असिस्टेंट खड़ा दिखाई दिया। वांसू ने सोचा, अगर असिस्टेंट यहाँ है तो क्या झेन भी यहीं कहीं है? उधर मंदिर के एक गुप्त कमरे के भीतर झेन के सामने आत्मा का दूसरा दिया जल रहा था। लाख कोशिशों के बावजूद झेन उस दिए को बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अब उसके दिल में वांसू के लिए प्यार जाग चुका था। तभी मीमी वहां पहुंची और झेन की हिचकिचाहट देख चिल्लाई, क्या देख रहे हो? क्या तुम मुझसे किया वो वादा भूल गए?
अगर मुझे पता होता कि तुम उस लड़की के लिए इतने कमजोर पड़ जाओगे तो मैं ये शादी कभी होने ही नहीं देती। इससे अच्छा तो मैं खुद तुम्हारी पहली पत्नी बनकर मरना पसंद करती। पुजारी ने जैन को आखिरी चेतावनी दी। जैन, अब तुम इस होनी को नहीं टाल सकते। अगर ये दिया नहीं बुझा तो इसका अंजाम तुम्हें और मीमी दोनों को भुगतना होगा। अंत में मीमी ने खुद जैन का हाथ पकड़कर उस दूसरे दिए को बुझा दिया। तभी वांसु अनजाने में उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई और अंदर कदम रख दिया। लेकिन पुजारी ने उसे देखते ही सख्ती से रोक दिया और चिल्लाए, यह किसी भी बाहरी इंसान को आने की इजाजत नहीं है। तुरंत बाहर जाओ। घर लौटकर जैन अपने अतीत की यादों में खो गया। उसे वो दिन याद आया जब उसने मंदिर के एक पैर पर अपनी आखिरी मन्नत बांधी थी। जैसे ही इस पैर का आखिरी फूल झरेगा, मैं भी इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन जब वो अपनी जान देने जा ही रहा था, उसे वहां एक खत मिला जिसमें लिखा था, तुम जो कोई हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इन फूलों की तरह हमेशा खिलखिलाती रहे। सालों बाद जब उसकी मुलाकात मीमी से हुई तो मीमी ने दावा किया कि वो खत बचपन में उसी ने लिखा था। जैन ने तब मीमी से कहा था, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। और मीमी ने बदले में जैन से शादी की मांग की थी। प्रेजेंट में वांसु जैन के पास आई और धीरे से पूछा, जैन, क्या आपको मेरा मैसेज मिला? जैन ने बिना उसकी तरफ देखे बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, हाँ, मिला। वांसु ने फिर उसे मंदिर में हुए उस अपशकुन के बारे में बताया और कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जैन, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैन ने उसे दिलासा देने की कोशिश तो की, पर उसकी आवाज में वो पहले वाली गर्मजोशी नहीं थी। वो बोला, तुम बस अपनी सेहत पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतजाम करता हूँ। वांसु उसे देखती रह गई। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, प्रेगनेंसी की बात सुनकर जैन के चेहरे पर वो खुशी और चमक क्यों नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। तभी अचानक वांसु की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। जैन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी वांसु की हालत देखकर दंग थे। उन्होंने आज तक किसी गर्भवती महिला की ऐसी खराब कंडीशन पहले महीने में कभी नहीं देखी थी। उधर पुजारी ने जैन के पास आकर एक खौफनाक सच बताया, तुम्हारी तकदीर में न माता पिता का प्यार लिखा है और न ही संतान का सुख। इस बच्चे का आना ही तुम्हारी पत्नी की मौत का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अब कोई उम्मीद मत रखो जैन, जल्द ही उसकी मौत की तैयारी करो। जैन पूरी रात वांसु के पास ही बैठा रहा, उसकी देखभाल करने के लिए। सुबह जब वांसु की आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि जैन बैठे बैठे ही सो गए हैं। उनके चेहरे को देखकर वह सोचने लगी, मैं भी किन अंधविश्वास की बातों पर भरोसा कर बैठी थी। जैन मेरी इतनी परवाह करते हैं, भला उनसे मुझे कोई खतरा कैसे हो सकता है। जैसे ही जैन की नींद खुली, उन्होंने फौरन पूछा, तुम ठीक तो हो? कहीं कोई दर्द तो नहीं? उन्होंने अपने हाथों से वांसु के लिए सूप बनाया था। वांसु मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जैन। ये दर्द इस नन्ही जान के आने की खुशी के सामने कुछ भी नहीं है। देखना, इसके खिलखिलाते चेहरे को देखते ही मेरा सारा दर्द और तुम्हारा अकेलापन सब गायब हो जाएगा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। वांसु का 7वां महीना शुरू हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ जैन की कुंडली के हिसाब से उसके और उसके बच्चे के जनाजे की तैयारियां भी शुरू थीं। वांसु अपनी डायरी लिख रही थी। तभी जैन ने आकर बताया कि उसे फैमिली डिनर के लिए पुराने मैंशन जाना है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। वांसु ने जिद की, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना जैन। हमारी शादी को 1 साल हो गया, पर मैं आज तक तुम्हारी फैमिली से नहीं मिली। हमारे बच्चे को भी तो उनके आशीर्वाद की जरूरत है। जैन चुपचाप उसकी बात मान गया। जब वे दोनों मैंशन पहुंचे तो दरवाजे पर ही असिस्टेंट ने बताया कि पुजारी आए हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। जैन वांसु को अंदर जाने का कहकर पुजारी से मिलने चला गया। पुजारी बस यही याद दिलाने आए थे कि वांसु का 7वां महीना शुरू हो गया है, तो जैन आखिरी दिया बुझाने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। जैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इधर मैंशन के अंदर वांसु को कोई नहीं पहचानता था। वहां के नौकर उस पर चिल्लाने लगे, ए लड़की, तू बिना इजाजत के अंदर कैसे आई? जैसे ही वांसु ने बताया कि वो जैन की पत्नी है, सब लोग उससे ऐसे दूर हो गए मानो उसे कोई अछूत बीमारी हो। सबकी नजरें उस पर जम गईं, पर कोई उसे वेलकम करने नहीं आया। नौकरानियां तो उसे धक्का देकर गहनों से भरी थालियां लेकर अंदर चली गईं। दरअसल आज की ये डिनर पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि ये जैन और मीमी की होने वाली शादी का जश्न था, और वो सारे गहने मीमी के लिए थे। वांसु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तभी मीमी उसके पास आई और उसके पेट को छूने की कोशिश की, पर वांसु पीछे हट गई।
मीमी बोली, तो तुम्हारा नाम वांसु है? मुझे यकीन है कि तुम मेरे और झेन के रिश्ते को लेकर काफी उलझन में होगी, पर अफसोस तुम ये सच कभी नहीं जान पाओगी, क्योंकि तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। वांसु ने पलटकर कहा, रहने दो, मैं अपने पति से ही सब पूछ लूंगी, और वहां से वापस चल दी। मीमी ने तुरंत जेन को फोन किया और पूछा कि वो आखिरी दिया कब बुझाने वाला है, पर जेन ने काम का बहाना बनाकर बात टाल दी। ये सुनकर मीमी का खून खौल उठा। उसने सोचा, ठीक है, अब मुझे ही इस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। उसने अपने आदमी को इशारा किया और वांसु के ऊपर भारी झूमर गिरने ही वाला था कि तभी जेन ने ऐन मौके पर आकर उसे बचा लिया। इस हादसे में जेन को चोट लग गई। वांसु चीख पड़ी और तभी अचानक वांसु के पेट में तेज दर्द उठा। जेन उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागा। घर लौटकर वांसु जेन की चोट पर दवाई लगाते हुए पूछती है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जेन बोला, बस तुम और बच्चा ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। जेन की इस बात से वांसु को तसल्ली तो मिल गई कि जेन आज भी उससे प्यार करता है, पर फिर भी उसके मन में मीमी की बातें घूम रही थीं। जेन ने बस इतना कहा, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मुझे काम है, तुम खाना खाकर सो जाना। तभी वांसु को एक अनजान नंबर से मैसेज आया कि अगर वो जेन और मीमी की शादी की सच्चाई जानना चाहती है तो अभी पुराने मंदिर आकर मिले। असल में मीमी ने ही उसे वहां बुलाया था। वहां मीमी ने उसे उन 3 दियों की खौफनाक सच्चाई बताई। उसने कहा, जेन तुमसे प्यार नहीं करता वांसु, वो मुझसे प्यार करता है। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बलि के रूप में चुना था। अब देखो, बस आखिरी दिए का बुझना बाकी है। जानना नहीं चाहोगी कि इसके बाद क्या होगा? वांसु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे झेन के साथ बिताया हर पल याद आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब एक झूठ और फरेब था। तभी मीमी ने वो आखिरी दिया गिरा दिया। उसी पल वांसु के पेट में भयानक दर्द उठा और उसे ब्लीडिंग होने लगी। इधर झेन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आया कि वे उसकी पत्नी और बच्चे को नहीं बचा सके। झेन की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो जानता था कि इस रिश्ते का अंत यही लिखा था, फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब डॉक्टर ने उसे डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करने को कहा, तब जाकर वो सदमे से बाहर आया। उसमें वांसु का मरा हुआ चेहरा देखने की हिम्मत नहीं थी। वो उसकी अंगूठी लेकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। वांसु की दादी को जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने जेन को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और वांसु की बॉडी लेकर चली गईं। घर का हर कोना अब जेन को काटने को दौड़ रहा था। तभी उसकी नजर वांसु की डायरी पर पड़ी और वो पन्ना खुला जो वांसु ने 7 साल की उम्र में लिखा था। जेन को तब पता चला कि जिस लड़की ने उस पैर पर जेन के लिए मन्नत छोड़ी थी, वो मीमी नहीं बल्कि वांसु थी। इसका मतलब मीमी और उसकी फैमिली ने उसे धोखा दिया था। जिस लड़की ने बचपन में उसकी जान बचाई, झेन ने अपने ही हाथों उसी की जान ले ली। उधर मीमी के घरवाले और झेन के चाचा बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें वो रुतबा और दौलत मिलने वाली थी जिसके लिए उन्होंने ये सारा खेल रचा था। तभी झेन वहां अपने आदमियों और बंदूक के साथ पहुंच गया। मीमी की मां चिल्लाई, ये कैसा मजाक है जेन, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। पर जेन खामोश था। उसने बंदूक में गोली भरी। उसने उन्हें जान से नहीं मारा, पर उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक बना दी कि वो हर रोज मौत की दुआ मांगे। अंत में वो वांसु की कब्र पर उससे माफी मांगने पहुंचा, पर वो जानता था कि उसके किए की कोई माफी नहीं है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांसु मरी नहीं, जिंदा थी। वो अपनी दादी के साथ झेन से बहुत दूर एक छोटे से शहर में चली गई थी। वांसु खुद के साथ हुए गलत के लिए शायद झेन को माफ कर भी देती, पर अपने बच्चे की मौत के लिए वो झेन को कभी माफ नहीं कर पाएगी। देखते ही देखते 6 साल गुजर गए। वक्त के साथ वांसु की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक बड़े शहर में मेडिकल रिसर्च टीम की लीडर बन चुकी थी और उसका साथ निभा रहा था उसका कलीग वांग। वो दोनों पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वांसु अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ चुकी थी, लेकिन एक दिन वांग ने शादी की बात छेड़ दी। वांसु का दिल सहम गया। वो दोबारा शादी के उस दलदल में नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि उसका अतीत आज भी उसे डराता था। वांग उसके अतीत के बारे में सब जानता था, लेकिन उसकी फैमिली शादी के लिए दबाव बना रही थी और वांसु की दादी की भी मरने से पहले बस एक ही इच्छा थी। वो अपनी पोती को शादी के जोरे में देखना चाहती थी। दादी की खुशी और वांग के प्यार के आगे वांसु हार गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। वांसु के जाते ही वांग ने खुशी से झूमते हुए ये खबर अपने गॉडफादर को देने के लिए फोन लगाया।
लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसका गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि खुद जेन निकला। वांग का परिवार बहुत गरीब था। वो तो जेन की कंपनी थी जो गरीब बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करती थी, और इसी वजह से वांग आज इतना काबिल बन पाया था। जेन ने फोन पर कहा, बेशक, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। कुछ दिनों बाद जेन की मुलाकात वांग से एक ड्रेसिंग स्टोर में हुई। वांग ने बताया कि वो अपनी मंगेतर को वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाने लाया है। जेन ने सोचा, अच्छा है, इसी बहाने वो दोनों से मिल भी लेगा। और तभी पीछे से एक आवाज आई, वांग, मैं कैसी लग रही हूं? जैसे ही जेन ने मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। 6 साल बाद जेन और वांसु आमने सामने थे। दो दिल जिन्हें किस्मत ने मिलाया जरूर था, पर जुदा उनकी खुद की गलतियों ने किया था। आज वांसु की आंखों में सिर्फ नफरत थी और जेन की आंखों में गहरा पछतावा और दर्द। वांग ने परिचय करवाते हुए कहा, गॉडफादर, ये है मेरी मंगेतर, वेनी। वांसु उर्फ वेनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी बेरुखी से बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जेन। जबकि उसका दिल कर रहा था कि वो वहां से कोसों दूर भाग जाए। वहीं जेन का दिल कर रहा था कि वो उसे अभी अपने सीने से लगा ले। माहौल को हल्का करने के बजाय वानसू ने तंज कसते हुए पूछा, अपने मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट करना कब से शुरू कर दिया? वांग ने बीच में कहा, अरे वैनी, क्या तुम जानती नहीं? इनकी मरहूम पत्नी मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी। उन्हीं की याद में तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। वानसू ने पूछा, अच्छा, और वो मरी कैसे? ये सुनकर वांग सन्न रह गया। वो गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है वैनी? तुम उनसे ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हो? उसने जेन से माफी मांगी, पर जेन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ दर्द था। कोई बात नहीं, आज शाम को डिनर पार्टी है, मुझे तुम दोनों का इंतजार रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। बाद में वांग ने वानसू से पूछा, क्या मतलब तुम डिनर पर नहीं चलोगी? भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? वानसू ने झूठ बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस तरफ पुजारी ने जेन को एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी उम्मीदें फिर से जगा दी। पुजारी ने कहा कि उसकी कुंडली से वो दोष हट चुका है, क्योंकि वो आखिरी दिया जेन ने नहीं बल्कि मीमी ने गिराया था। इन सब के बावजूद जेन ने मीमी को बख्श दिया था, उसकी जान नहीं ली थी, और इसी अच्छे कर्म की वजह से उसकी पहली पत्नी की जिंदगी से भी खतरा टल चुका था। अब अगर वो चाहे तो वो दोनों साथ हो सकते थे। पर सवाल ये था कि क्या वानसू इतना कुछ होने के बाद उसे माफ कर पाएगी? क्या वो उसके पास वापस आएगी? लेकिन जेन ने भी ठान लिया था कि अगर भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है तो इस बार वो वानसू को किसी भी हाल में अपना बनाकर रहेगा। रात को वानसू और वांग साथ डिनर करने बैठे ही थे कि अचानक डोरबेल बजी। वानसू ने दरवाजा खोला और इतनी रात को जेन को अपने सामने खड़ा देख उसके होश उड़ गए। उसने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेन ने उसे एक अंगूठी दिखाई। उसकी वही पुरानी वेडिंग रिंग थी। तभी पीछे से वांग की आवाज आई, कौन आया है वेनी? वानसू ने झपट कर वो रिंग ले ली। जेन ने बात संभालते हुए कहा, मिस वेनी अपनी एक अमानत स्टोर में भूल आई थी, बस वही लौटाने आया था। वांग ने हैरान होकर पूछा, अमानत? कौन सी अमानत? और आपने आने की तकलीफ क्यों की? वेनी घबरात हुए बोली, कुछ नहीं, वो बस मेरी ईयररिंग गिर गई थी। वांग ने तब जेन को डिनर पर ज्वाइन करने को कहा। बातों ही बातों में जेन ने पूछा, तो क्या तुम दोनों लिव इन रिलेशन में हो? वांग मुस्कुराया, अरे नहीं, वेनी तो डॉम में रहती है, बस कभी कभार मुझसे मिलने आ जाती है। वो काफी पुराने ख्यालात वाली है। जेन ने वानसू की तरफ घूरते हुए कहा, तुम दोनों 2 साल से डेट कर रहे हो और अब भी तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं? और एक मेरी वाइफ थी। भले ही शादी के पहले हम अजनबी थे, पर शादी के बाद वो मेरे बिना एक पल नहीं रह पाती। वानसू कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उन्हें टेबल पर ज्वाइन करती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही। तभी जेन ने अपना असली पत्ता फेंका। उसने वांग को बताया कि वो एक मेडिकल प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए उसे दूसरे देश भेजने का सोचे हैं। ये उसके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वांग ये सुनकर खुश तो था, पर फिर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि वो दोनों तो शादी प्लान कर रहे थे, और ऐसे में वानसू का ख्याल कौन रखेगा? जैन ने मौका देखते ही कहा, शादी तो बाद में भी हो सकती है, पर ऐसा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। और रही तुम्हारी मंगेतर की बात, तो उसका ख्याल मैं रख लूंगा। ये सुनते ही वानसू का सब्र टूट गया। वो मुझे भूख नहीं है कहकर वहां से चली गई। जैन भी वॉशरूम का बहाना देकर उसके पीछे गया। जैसे ही उसने वानसू को अकेले पाया, उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, बस उस दीवार से लगाकर पैशनेटली किस कर लिया। उस किस में सालों उससे दूर रहने का दर्द और तड़प छुपी थी। लेकिन वानसू ने उसे खुद से जोर से दूर धकेल दिया। वो चिल्लाई,
अब क्या लेने आए हैं आप? मेरे बच्चे को मारकर मन नहीं भरा, अब मुझे भी मारने आए हो? जेन तड़प कर बोला। तुम मुझे गलत समझ रही हो वांसु। वांसु का गुस्सा फूट पड़ा। मैं गलत समझ रही हूँ? तो क्या 6 साल पहले आपने मुझसे शादी मेरी बलि चराने के लिए नहीं की थी, ताकि मेरे मरने के बाद आप मीमी से शादी कर सकें? जैन की जुबान पर ताला लग गया। वो वांसु से झूठ नहीं कह पाया। वांसु रोते हुए बोली, तो अब आप फिर क्यों आए हैं? जैन चिल्लाया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझे बहुत देर हो गई ये समझने में। वांसु, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? वांसु ने पत्थर दिल बनकर कहा, जैसा कि आपने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर जैन। उसने उसकी अंगूठी निकालकर फेंक दी और वहां से जाने लगी। जैन ने उस अंगूठी को उठाया और आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम वांग से सच में प्यार करती हो? वांसु ने झेन की आंखों में देखते हुए झूठ कह दिया। हाँ, पर झेन को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी पीछे से वांग की आवाज आई, आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? वांसु अपने आंसू पोंछकर वांग के पास गई। उसका हाथ थामकर कहा, कुछ नहीं, अगले महीने हमारी शादी है ना? मैं बस उन्हें कह रही थी कि उन्हें शादी में जरूर आना ही पड़ेगा। ये सुनते ही जेन का दिल किया कि वांग का काम अभी तमाम कर दे। उसके हाथ बंदूक तक गईं, पर वो ये भी जानता था कि ऐसा करने से वो वांसु को हमेशा के लिए खो देगा। अगले ही दिन वांसु की सीनियर उसे आकर बताती है कि उसे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दूसरे शहर जाना होगा। वांसु ने बिना एक पल गंवाए झट से हाँ कह दी, क्योंकि वह इन सब उलझनों से, जैन की यादों और वांग के दबाव से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। दूसरी तरफ वांग जेन की डिनर पार्टी में पहुंचा ही था कि अचानक एक लड़की उससे टकरा गई। उसने वांग को देखते ही बड़ी दीवानी होकर कहा, ओह माय गॉड, मिस्टर वांग, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे हैं। वह लड़की वांग के साथ सेल्फी लेने के बहाने उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी। उसने वांग का नंबर मांगा तो वांग ने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी, पर मैं पहले से ही इंगेज्ड हूँ। वह लड़की उदास होकर वहां से चली गई। दूर बैठा जैन अपनी ड्रिंक का घूंट लेते हुए यह सब सुन रहा था। उसने वांग को आजमाने के लिए उसे बहकाने की कोशिश की और कहा, क्या बात है वांग, कहो तो तुम दोनों के लिए ऊपर एक कमरे का इंतजाम करवा दूं। आखिर मर्दों के लिए ये सब तो काफी नॉर्मल है, और जो बात तुम्हारी मंगेतर को पता ही नहीं चलेगी, उससे उसे कोई चोट भी नहीं पहुंचेगी। वांग का दिल एक पल के लिए डगमगाया जरूर, पर उसने इनकार कर दिया। नहीं, इतने सालों का इंतजार किया है तो 1 महीना और सही। तभी जेन का असिस्टेंट फ्लाइट टिकट्स लेकर वहां पहुंचा और जेन ने सबको बताया कि वह कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। इधर वांसु होटल पहुंची। रिसेप्शन पर स्टाफ ने उस कंपनी का नाम पूछा जो उसका यह स्टे स्पॉन्सर कर रही थी। जल्दबाजी में वांसु ने ठीक से दस्तावेज नहीं पढ़े थे। वह नाम चेक करने ही वाली थी कि पीछे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ है। वांसु ने मुस्कर देखा तो वहां जेन खड़ा था। असल में यह सब जेन की एक सोची समझी चाल थी, ताकि वह वांग से दूर वांसु के साथ कुछ वक्त बिता सके और उसे मना सके। पर वांसु गुस्से में अपने रूम का कार्ड लेकर वहां से चली गई। उधर वांग को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक आवाज ने उसे जेन से गद्दारी करने, यानी उसकी कंपनी की गुप्त जानकारी चुराने को कहा। बदले में उसे मुंह मांगी कीमत देने का लालच दिया गया, पर वांग ने अपने गॉडफादर को धोखा देने से साफ मना कर दिया। उस आदमी ने जाते जाते एक भयानक चेतावनी दी, तुम उसे धोखा नहीं देना चाहते, पर याद रखना वो तुम्हें जरूर धोखा देगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अगली सुबह वांसु ने वांग को मैसेज किया, वांग, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? पर जवाब देने के लिए वांग की जगह जेन की कार उसके सामने आकर रुकी। उन दोनों की मंजिल एक ही थी, उन्हें टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए जाना था। इसलिए न चाहते हुए भी वांसु उसके साथ जाने के लिए मान गई। वांसु की टीम के बाकी लोग मिस्टर जैन को वहां देखकर हैरान थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि जैन कभी ऐसी पार्टीज में नहीं जाते और अपनी पत्नी के गुजरने के बाद से उन्होंने अपनी वेडिंग रिंग तक नहीं उतारी है, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था। तभी वांसु को वो पुराना पल याद आया जब 6 साल पहले जैन ने उससे वादा किया था। ठीक है बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मरते दम तक ये रिंग कभी नहीं उतारूंगा। अब तो खुश हो? रात के खेल में जब वांसु की बारी आई और उससे पूछा गया कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है, तो उसने झेन की आंखों में देखते हुए कहा, अपने होने वाले पति वांग से। यह सुनकर झेन का दिल बुरी तरह टूट गया और उसने खुद को शराब के नशे में डुबो लिया। जब वांसु और जेन होटल लौटने के लिए कार में बैठे तो उसे असिस्टेंट से सारी सच्चाई पता चली कि जेन ने कभी मीमी से प्यार नहीं किया था, बल्कि वह तो बचपन से उसी लड़की को ढूंढ रहा था जिसने उसे जीने की वजह दी थी। वांसु यह जानकर दंग रह गई कि बचपन में भी किस्मत उन्हें यूं साथ लाई थी। वांसु उसे होटल के कमरे तक ले जाने लगी, पर नशे में धुत झेन ने उसे दरवाजे से सटा दिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। वांसु चिल्लाई, होश में आई ये झेन? और तभी पीछे से वांग की आवाज आई,
वांग वहां वानसू को सरप्राइज देने आया था, पर वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वानसू ने जैसे तैसे बात संभाली और वांग से कहा कि वो झेन को उनके रूम तक छोड़ दे, पर वानसू ने भी जब कमरे के अंदर कदम रखा वो दंग रह गई। तभी वांग अंदर आया। वानसू ने कांपते हुए पूछा, वांग ये सब क्या है? वांग मुस्कुराया और करीब आते हुए बोला, क्या इसीलिए तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया था, क्योंकि तुम मेरे साथ वक्त बिताना चाहती थी? वानसू ने घबराते हुए कहा, हाँ, पर मेरा मतलब इन सब चीजों से नहीं था। पर वांग अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। वह बोला, 1 महीने बाद हमारी शादी है, तो अब कैसी हिचकिचाहट? वह वानसू को चूमने लगा और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर वानसू ने उसे जोर से खुद से दूर धकेल दिया। सी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वांग गुस्से में वहां से उठकर कोल्ड शावर लेने चला जाता है। इधर जेन को जैसे ही पता चला कि वांग और वानसू एक ही कमरे में ठहरे हैं, वह अपना आपा खो बैठा। वह रिसेप्शन से एक्स्ट्रा कार्ड लेकर बिना दरवाजा खटखटाए उनके कमरे में घुस जाता है। उसकी नजर वानसू और उस बिखरे हुए बिस्तर पर पड़ी और फिर शावर में वांग की आवाज आई। जेन का दिल टूटकर बिखर गया। उसे लगा कि वानसू अब उसकी नहीं रही। गुस्से और जलन में उसने अपनी गन निकाली और वांग को शूट करने के लिए ट्रिगर दबा दिया, पर गोली वांग को नहीं, पास रखे फूलदान को लगी। वानसू चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो जेन? जेन बोला, हाँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। वानसू उसे खींचकर कमरे से बाहर ले गई। जेन, जो कि अंदर से पूरा टूट चुका था, पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो वानसू? वानसू बोली, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है जेन। लेना देना नहीं है? तुम अब भी मेरी वाइफ हो वानसू, और हमेशा रहोगी। वह उसे उठाकर बिस्तर पर ले गया और करीब आने की कोशिश करने लगा, पर वानसू ने झेन की ही गन उठाकर खुद पर तान ली। झेन सहम गया। वानसू रोते हुए बोली, 6 साल पहले ही हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो प्लीज मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जेन घुटनों के बल बैठ गया और अपने प्यार की भीख मांगने लगा, पर वानसू का फैसला अटल था। अगर मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहते तो मेरा पीछा मत करना। आखिरकार वानसू और वांग की शादी का दिन आ गया। रस्में पूरी होने के बाद वानसू जब कमरे में कपड़े बदलने गई तो वहां पहले से झेन बैठा था। भला झेन इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था? हारना तो जैसे उसकी फितरत में ही नहीं था। जैसे ही वानसू बाहर निकलने के लिए मुड़ी, झेन की ठंडी और भारी आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंजी। उसने वानसू के सामने एक आखिरी और खौफनाक शर्त रख दी, एक ऐसी शर्त जो वानसू की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ने वाली थी। जेन ने अपनी बर्फीली नजरों से उसे घूरते हुए कहा, वानसू, अगर तुम ये शर्त जीत गई तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी परछाई से भी दूर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। वानसू का दिल जोर से धधका। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसी शर्त? जेन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने कहा, शर्त यह है कि क्या तुम्हारा ये नया पति, ये वांग, वाकई तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम दावा करती हो? अगर आज की रात, तुम्हारी शादी की ये पहली रात, वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की की बाहों में गुजारता है, तो तुम्हें हार माननी होगी। तुम्हें लौटकर अपने पुराने रिश्ते में, यानी मेरे पास वापस आना होगा। वानसू के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसे वांग पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। लेकिन जेन ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में मेंस वॉशरूम की लाइव फुटेज थमा दी, जिसे देखकर वानसू का कलेजा मुंह को आ गया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि वांग नशे में इतना चूर था कि उसे अपने आसपास का होश भी नहीं था। तभी वही फैन लड़की वहां आ पहुंची। वांग ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और शराब के नशे में उसके साथ बहक जाता है। उसका वो भरोसा अब मिट्टी में मिल चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी जेन उसके बिल्कुल करीब आया। देख लिया वानसू, अब तुम ये शर्त हार चुकी हो, और तुम जानती हो ना कि हारने वाले के साथ क्या होता है। अब तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जेन उसके चेहरे के करीब झुका। वानसू ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। वो पीछे हटना चाहती थी, पर झेन की गिरफ्त पत्थर की तरह सख्त थी। आज रात वानसू झेन की गिरफ्त में कैद हो चुकी थी। अगली सुबह जब वांग की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। उसे याद आया कि अपनी शादी की पहली ही रात उसने होश खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि कैमरों और माइक के साथ रिपोर्टर्स की भीड़ ने उसे घेर लिया। इधर वानसू इस तमाशे का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। उसने पूछा, जेन, क्या ये सब तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? ज्यादा? वानसू, उसने मेरी पत्नी को मुझसे छीनने की जुर्रत की है। उसके लिए तो ये सजा भी बहुत कम है।
वांसु चीख पड़ी। पर उस रात हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रहे हो। जेन की आंखें चमक उठीं। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि आज भी तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द उतना करीब नहीं आ पाया है? नहीं, मैं बस वांग का बचाव कर रही हूँ। जेन का लहजा और भी सख्त हो गया। उसे डिफेंड करके तुम उसकी मुश्किलें और बढ़ा रही हो वांसु। साजिश इतनी गहरी थी कि वांग की बदनामी का शोर हर तरफ फैल गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। न वांसु उसका फोन उठा रही थी, न ही उसके गॉडफादर। बेबसी के उस आलम में वांग के पास उसी अनजान नंबर से कॉल आया। उस आवाज ने पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि रातों रात तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया किसने उजाड़ दी? वांग के फोन पर 2 तस्वीरें आईं और सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वांसु का वो एक्स हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि उसका अपना गॉडफादर जैन था। यहाँ तक कि उस रात उसे बहकाने वाली लड़की को भी जैन ने ही पैसे देकर भेजा था। इसी बीच वांसु के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। जैन ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी रोकी, पास के एक होटल में कमरा बुक किया। वह आज भी वांसु के पीरियड्स की तारीखें नहीं भूला था। उसे पता था कि इन दिनों उसे कितनी तकलीफ होती है। जब वांसु की आंख खुली तो वह जो नजारा देख रही थी उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। जैन उसके गंदे कपड़े अपने हाथों से धो रहा था। वांसु को हैरान देख जैन ने पूछा, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो। कल को जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, चल फिर नहीं पाओगी, क्या तब भी मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा? तो आज क्यों नहीं? वांसु के पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब वे घर लौटे तो वांग वहां पागलों की तरह इंतजार कर रहा था। वह वांसु के सामने गिड़गिड़ाया। उसने चीख कर बताया कि झेन ने ही उसे फंसाने के लिए उस लड़की को भेजा था। झेन की खामोशी ने वांसु को सब सच बता दिया। झेन के एक इशारे पर गार्ड्स ने वांग को धक्के मारकर हवेली से बाहर फेंकवा दिया। जैसे ही वांग सड़क पर गिरा, एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार में बैठा आदमी और कोई नहीं, झेन का सगा अंकल था, जो बरसों पहले झेन की वजह से अपने चेहरे पर लगे उस दाग का बदला लेने वापस लौटा था। अंदर हवेली में वांसु का गुस्सा फूट पड़ा। वह झेन पर चिल्लाई, आखिर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? जैन मुस्कुराया, हाँ, मैंने लड़की भेजी थी, पर वांसु, मैंने उसे बंदूक की नोक पर रखकर कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसने तुम्हें धोखा, अपनी मर्जी और पूरे होशो हवास में दिया। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि शादी की रात ही तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई। मानसू का गला भर आया। सच्चाई तो मैं तुम्हारी भी नहीं जानती थी जेन। जेन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो अब जान लो ना। कुछ दिनों बाद वांसु को उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का न्योता मिला जिसका सपना उसने बरसों से देखा था। वह तैयार होकर निकली ही थी कि जेन आ धमका और उसे ड्रॉप करने की जिद करने लगा। सफर अभी शुरू ही हुआ था कि कार अचानक खराब हो गई। जेन ने झटके से गन निकाली और वांसु पर तान दी। वांसु की रूह कांप गई। क्या तुम मुझे मार दोगे? जेन ने चिल्लाकर कहा। नीचे झुको और ट्रिगर दबा दिया। असल में कार को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था। जेन एक शेर की तरह लड़ा और एक एक करके सबको ढेर कर दिया, पर इस जंग में एक गोली उसे भी लग गई। वह खून से लथपथ हालत में मदद मांगने बाहर निकला ही था कि कार के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कार का सिस्टम हैक हो चुका था। तभी उसके अंकल का फोन आया, जिनकी आवाज मौत जैसी ठंडी थी। जेन, तूने 6 साल पहले मेरी जो हालत की थी, आज उसका हिसाब होगा। तेरी कार की डिक्की में टाइम बम है। जेन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वह अपनी जान दे दे या वह आंखों के सामने अपनी पत्नी के चिथड़े उड़ते देखे। जेन अब दोबारा वांसु को खोने का गम नहीं सह सकता था। उसने अपनी मौत को गले लगाने का फैसला किया। जैसे ही वह खुद पर गोली चलाने वाला था, कार के स्पीकर्स से उसके असिस्टेंट की आवाज गूंजी, सर रुकिए, हमने बम डिफ्यूज कर दिया है। खतरा टल चुका था, पर जेन का शरीर जवाब दे चुका था। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हॉस्पिटल की गलियों में वांसु भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांग रही थी। जेन बच तो गया, पर क्या इतने जख्मों के बाद ये रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता था? वांसु ने अपनी रिसर्च के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वे दोनों एक आखिरी बार उसी पुराने पैर के नीचे मिले जहाँ से उनकी दास्तान शुरू हुई थी। जेन ने नम आंखों से पूछा, तो तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो? वांसु मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। नहीं जेन, मैं जा रही हूँ ताकि एक दिन मुकम्मल होकर तुम्हारे पास वापस आ सकूं। इसी के साथ हमारी ये अनोखी और दर्द भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।